नमस्कार विद्यार्थियों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 9th हिंदी मीडियम के सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड में हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंतर्गत अक्टूबर के बाद क्या बदला, अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में क्या बदलाव देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का 1917 में ही राष्ट्रीयकरण हो गया था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया तथा किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर और ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोविका का चुनाव किया गया। तो इसमें पहला देखते हैं हम, निजी संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। बोल्शेविकों ने निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। बैंकों एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। बोल्शेविकों ने अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1917 तक ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों के शोषण में कमी आई तथा वे पूरी लगन से मेहनत करने लगे। उद्योगों पर नियंत्रण। उद्योगों का नियंत्रण निजी हाथों से छीनकर राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात मजदूर सोवियतों और श्रमिक संघों को दे दिया गया। पार्टी का नाम बदलना। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया। पदवियों की समाप्ति की गई। जो पूर्व में कुलीन वर्ग को दी गई पदवियों के प्रयोग एवं प्रभाव को समाप्त कर प्रतिबंध लगा दिया गया। बोल्शेविक, जैसा कि हमने पढ़ा है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम अब बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अकील रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोग की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने
ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। विद्यार्थियों, अक्टूबर क्रांति के बाद में एक और बदलाव देखने को मिला। बदलाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बोल्शेविकों ने सेना और अफसरों की वर्दियों को बदल दिया गया। जब गृह युद्ध की शुरुआत हम कैसे हुई देखते हैं। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। आज भी सोवियत और कम्युनिस्ट देशों के अंदर एक पार्टी का शासन होता है। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी है। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओपीजीयू तथा एनकेडीवी का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मुंह भंग होने लगा। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों यानी रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों, व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जहीदियों की मदद से कामयाबी मिली थी। यहाँ रूसी उपनिवेशवादी बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। वहाँ ये मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। विद्यार्थियों, इस तरह रूस के अंदर गृह युद्ध की स्थिति
बन गई। बोल्शेविक सरकार क्या चाहती थी, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को रूसी संघ USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के आंशिक रूप में ही सफल हो पाए। नया शब्द है स्वायत्तता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, इनको बोलते हैं स्वायत्तता, यानी एक तरह से स्वराज। घुमंतु ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं अपनी आजीविका के लिए, इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, जैसे बंजारा, गडरिया, लोहार और नाथ। ऐसे कई जातियां हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती है। कार्यस्थितियां, काम करने के हालात को बोलते हैं कार्यस्थितियां। किन हालातों में काम करना पड़ रहा है? समाजवादी समाज का निर्माण, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। विद्यार्थियों शासन के लिए एकीकृत नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते और इसी आधार पर उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पहली जो 2 योजनाएं थी 1927 से 1932 और 1933 से लगाकर 1938 के दौरान रूस के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब थी, अंग्रेज़ों ने काफ़ी लूट खटोस की थी और रूस के पंचवर्षीय योजनाओं का भारत ने अनुकरण किया और भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई और भारत में भी हर 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनने लगी और आज भी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बन रही है जिसमें 5 साल का लक्ष्य तैयार किया जाता है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का नाम दिया गया है जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण से कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी, काम के हालात असुविधाजनक हो गए। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण मात्र 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले साल में 550 बार काम रुका,
रिहायशी क्वार्टरों में झाड़ों में शौचालय जाने के लिए 50 डिग्री कम तापमान पर लोग 4वीं मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्रियों और कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के लिए, बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बावड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का एक संक्षिप्त रूप है। विद्यार्थियों, मध्य एशिया में अक्टूबर क्रांति के 2 दृष्टिकोण देख सकते हैं। एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन और यूरोप में कॉमिंटर्न के प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय ये मध्य एशिया में थे और उन्होंने लिखा, मुखिया एक भल्ला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था, उसे क्रांति के बारे में पता नहीं था, जिसमें जार को राज गद्दी से हटा दिया गया और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज, जिसको हम अभी वर्तमान में किर्गिस्तान कहते हैं, लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने गुहार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उनके साथ नारे गूंजने लगा और ये संस्मरण एम.एन. रॉय मेमोरियस 1967। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम रहे थे और दूसरी क्रांति खबर से वे असंभव और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ये संस्मरण एक कजाक नेता 1919 में अलेक्जेंडर बेनिगसन एवं सासान केलकेजे ले मोमेंट्स नेशनल ले मुस्लिम्स दे रूसी 1960 में उद्यत है। यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती देखिए किस प्रकार हुई, का एक उदाहरण है। 2 कब्जाए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों में हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी कम्यून सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सरकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच में बांट दिया जाता था। सभी सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारी रियायती मकानों और सुविधाओं पर कम्यून के सदस्य इस्तेमाल करते थे।
इसका स्रोत है फेदोर बेलो, द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म्स 1955। विद्यार्थियों, अक्टूबर क्रांति के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार रूस के अंदर स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण का दौर आया। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई किसान अपना अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अपना अनाज देने के लिए तैयार नहीं था। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस के अंदर जो संपन्न किसान होता है, सम्राट किसान, उनको कहते हैं कुलक। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनीकरण की सहायता से औद्योगिक खेती के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेतों को बनाना जरूरी था, जिनको कहते हैं कोलखोज। कोलखोज जिनको कहते हैं कोलखोज। इसी के साथ स्टालिन का सामूहिकीकरण का दौर शुरू हुआ। 1929 ईस्वी से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कालजोक में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान खेती पर काम करते थे तथा कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्से किसानों ने सरकार का विरोध किया। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। बहुत सारे लोगों को देश निकाला दे दिया गया। विद्यार्थियों, सामूहिकीकरण का विरोध इस कदर हुआ कि वे अपने जानवरों को भी खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम करना नहीं चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। बोल्शेविक बल्कि 1930 और 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित
के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम, पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित व्यवस्था के औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों के पास लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे ये आशय के बयान लिखवा लिए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। स्रोत पाठ्य पुस्तक में देखें, स्रोत घ सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण एक देख सकते हैं, इसमें एक छपा हुआ है। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए। ये स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गई। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए। विद्रोही किसानों का ज़्यादा जोर इस बात पर रहा कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच में 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। 656 को मृत्युदंड दिया गया और 3,673 को श्रमिक शिविरों में बंद कर दिया गया और 5,580 लोगों को जेल से निकाला दिया गया। ये रिपोर्ट यूक्रेन राज्य पुलिस के प्रमुख KM कार्सन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च 1930 को ये भेजी गई। विद्यार्थियों, ये एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया एक पत्र है। सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहता है। उसने क्रिस्टियाना कया गजेटा, एक कृषक समाचार पत्र को ये खत लिखा था। उसमें लिखा, मैं स्वाभाविक रूप में खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा 6 साल का बेटा और 2 बेटियां 19 साल की है। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बड़ी बहन 71 साल की है। 1932 से मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी जमीन संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी सब कुछ कुर्क करके बेच डाला गया। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोल खोज ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियों में से एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त किया गया। ये पत्र सी चोकोलो ऑवसेत्वो फर्स्ट ब्लास्ट वी
1930 ये गोदी में ये प्रकाशित हुआ था। स्रोत घ के अंदर देखिए विद्यार्थी, 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ पर एक मार्मिक घटनाएं बताई गई है। प्रिय दादाजी कालीनिन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं हैं, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे और अब इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास न तो पैसा है न ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलीच लेनिन ने ये कहा कि पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ और पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालीनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक द्वारा 1933 में पत्र लिखा गया था। विद्यार्थियों, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या रहा? बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उनके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों ने राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होने लगा। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशकों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों की द्वारा बनाए गए कॉमिंट्रन बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिनको कम्युनिस्ट ऑफ इंटरनेशनल भी कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत की वजह से ही समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उनके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी।
हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार का व्यापक पुनर्विचार किया जाए। इस प्रकार हमने इस अध्याय 2 में रूसी क्रांति के अंदर हमने फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति, उसके बाद में लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन देखा, उसके बाद में स्टालिन का सामूहिकीकरण देखा और रूसी क्रांति का सोवियत संघ का विश्व में क्या प्रभाव पड़ा उनके बारे में हमने पढ़ा। उस अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। कॉमिंटन क्या है, इसका संक्षिप्त रूप लिखना है, उसको संक्षिप्त नाम दिया गया है, उसका पूरा विस्तारित नाम लिखना है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भारत में स्वतंत्रता के बाद के लागू की पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश से प्रभावित किया? किस देश से प्रभावित थी? रूस से। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, जो इस समय आज हमने शुरुआत में पढ़ा था, जैसे वृद्धि का बदलना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है। स्टालिन द्वारा सामूहिकीकरण का निर्णय क्यों लिया गया? गुल्लक तथा अन्य किसानों ने इनका विरोध क्यों किया? 5वां प्रश्न है, इसमें संक्षेप में उसकी परिभाषाएं लिखनी है, गुल्लक, ड्यूमा और उदारवादी। धन्यवाद। इसके साथ में अध्याय 2 पूरा हुआ। अब हम अध्याय 3 जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर का उद्भव, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन अध्याय में जो आपको कुछ डाउट है तो आप डाउट क्लास में अवश्य आए और होमवर्क अवश्य करें, प्रश्नोत्तर याद अवश्य करें और पढ़ाई से जुड़े रहें। धन्यवाद।